नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि हम आरपीएससी के ग्रेड सेकंड टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी शुरू हम कर चुके हैं और इसमें हमने एक शुरू किया था रिवीजन सीरीज। यानी कि ग्रेड सेकंड जीके जो फर्स्ट पेपर आपका है उसका हम एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। पहली बात ये दिमाग में क्लियर रखना, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, टॉपिक को पूरा डिटेल में एक एक बारीकी से नहीं समझ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि एग्जाम के लिहाज से कौन सी जानकारी हैं जो पूछी जा सकती है, उन पर हमारा फोकस है। अब इसमें पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रिवीजन सीरीज में 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। मैंने बताया था कि इन दोनों से मिला के लगभग 2 से 3 सवाल पूछ ले जाते हैं। अगर कम से कम पूछे गए तो 2 और ज्यादा पूछ ले जाते हैं तो 3। आज हम जो टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं इसका नाम है भारत और यूएनओ। भारत और यूएनओ। अब यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा शॉर्ट नोट्स। पुराने वीडियो में हमने देखा था ट्रिक और टेबल, एक ट्रिक बना के एक टेबल बना के हमने पढ़ा था। अब इसमें ट्रिक ज़्यादा नहीं है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं कहीं कहीं है छोटी मोटी, तो वो मैंने लिखने की कोशिश की है। बाकी ये शॉर्ट में समराइज करने की मैंने कोशिश की है इसको। अब ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? भारत और यूएनओ। कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। ये आपके जीके पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाता है और जिनका सब्जेक्ट है एसएसटी उसमें भी पूछा जाता है। अगर एसएसटी और जीके दोनों को मिला लें आप तो लगभग कई बार 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं और इसमें और ज़्यादा जाते हैं, कभी कभी 2 कभी कभी 3। यानी कि एक एवरेज मान लूँ तो अगर जिनके पास एसएसटी है उनके लिए ये कम से कम 4 प्रश्न के आसपास वेटेज रखता है, जीके प्लस एसएसटी मिला के। और अगर केवल आप जीके के लिए मान लो सब्जेक्ट आपका कुछ और है, साइंस है या कुछ और है, तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जानकारी इससे पूछी जा रही है। अब इसमें से क्या क्या पूछा गया पहले हम ये समझते हैं। यानी जैसे आपको ध्यान हो, एक वीडियो हमने ऐसा किया था जिसमें हमने देखा था कि सेकंड ग्रेड परीक्षा में टॉपिक वाइज क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये हमने प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं पर एक वीडियो बनाया। आज हम यहाँ इस वीडियो में ये देखेंगे कि पहले तो ये समझेंगे यही जो टॉपिक है भारत और यूएनओ, इस टॉपिक में से भी अंदर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। बात समझ रहे हैं आप? मतलब जैसे टॉपिक के अंदर हेडिंग भी होती है ना, तो हम यहाँ ये भी क्लासिफाई करेंगे कि इसमें भी अंदर कहाँ से अभी तक क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं। ये मैंने एक छोटी सी पीडीएफ बनाने की कोशिश की है। पहले इसको यहाँ देख लेते हैं, फिर जूम करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। और इस सब का पता ही होगा आपको, लास्ट में पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम वाला वीडियो के कमेंट्स में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम पे जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ मैंने जो आरपीएससी शिक्षक ग्रेड सेकंड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उनकी एक टेबल बनाई है, आइडेंटिफाई किए हैं केवल इसी टॉपिक से, भारत और यूएनओ से कब कब क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। टॉपिक वाइज हम इसको समझते हैं। जैसे कि एक तरफ लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, दूसरी तरफ प्रश्नों की संख्या। कौन सी परीक्षा में? आरपीएससी शिक्षक ग्रेड सेकंड जीके वाली परीक्षा में। कब से कब तक के पेपर हमने देखे हैं? तो 2018 से 2024 तक की जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे कितनी ही पारी में हुई हो, उन सबको मिला के हमने देखा, एक एवरेज लेने की कोशिश की। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जब भी यूएनओ में से क्वेश्चन आता है तो लगभग इस टॉपिक से आता ही आता है, जिसका नाम है भारत और सुरक्षा परिषद। और इसके अलावा कभी कभी एनपीटी जो होता है ना, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इससे भी कभी कभी सवाल आ जाता है। यानी कि अभी तक 2018 से 24 तक 5 बार सवाल केवल इससे पूछा गया, भारत और सुरक्षा परिषद। कि सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य कब बना, अस्थायी सदस्य कितनी बार बना, कितने कार्यकाल के लिए बना, पहली बार अध्यक्ष कब बना भारत, आखिरी बार यानी लेटेस्ट अभी कब रहा, जब भारत का कार्यकाल था तब क्या प्रमुख घटनाएं हुई। इनको लेकर अभी तक 5 सवाल पूछे गए। तो टॉपिक पढ़ने से पहले ये समझ लें कि कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, तो हमको सुरक्षा परिषद वाला टॉपिक सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, यूएनओ में से सवाल आता है जो ये आता है, प्रसिद्ध भारतीय यूएनओ में या तो उनकी नियुक्ति हुई है या भारत के कोई शांति अभियान, पीस कीपिंग अभियान जो चलाए जाते हैं भारत के द्वारा, इनमें जो शामिल व्यक्ति हैं, इन सब को लेकर 3 बार सवाल पूछा गया। 2018 से 24 के दौरान 3 सवाल पूछे गए इससे, कि कोई प्रसिद्ध भारतीय, कोई भारतीय या तो राजनेता या अधिकारी या कोई सेना का अधिकारी जिसको कोई अवार्ड मिला है, या भारत के जो शांति अभियान है, इनसे 3 सवाल पूछे गए। तीसरा, यूएनओ में ही अंदर यूएनओ की किसी संस्था को या यूएनओ के किसी व्यक्ति को मिले नोबेल शांति पुरस्कार। इस पर सवाल पूछे जाते हैं कि यूएनओ के किस महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, या यूएनओ की ऐसी कौन सी संस्था है जिसको 2 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला,
या यूएनओ की वो संस्था जिसको पहली बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, या अभी तक आखिरी बार किसको मिला है। इस तरह के सवालों से, यानी कि नोबेल पुरस्कार से, यूएनओ से संबंधित किसी व्यक्ति या संस्था को नोबेल प्राइज कब मिला है, कितने मिले हैं, इससे अभी तक 2 सवाल पूछे गए। फिर एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दूसरा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजी और एमडीजी लक्ष्य, और यूएनओ से जुड़ा हुआ एनवायरनमेंट, यूएनओ से जुड़े हुए पर्यावरणीय मुद्दे कि कौन सी ऐसी पहले पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जिनमें यूएनओ शामिल है, यूएनओ की भूमिका है, उसका कोई अंग या उसकी कोई एजेंसी शामिल है, इससे संबंधित पर्यावरण। और यहाँ दोनों टॉपिक जुड़ते हैं आपस में, पर्यावरण भी और यूएनओ भी, कि यूएनओ की वो संस्था यूएनएफसीसीसी जैसे, तो ऐसी जो संस्था जो यूएनओ से भी जुड़ी हुई है और पर्यावरण संबंधी काम करती है, उनसे 3 सवाल पूछे गए हैं। ये आप जियोग्राफी में भी, पर्यावरणीय मुद्दे में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी आप देख सकते हैं। यूएनओ के अलग अलग चलाए गए शांति अभियान, भारत के शांति सैनिक और शांति अभियानों में भारत का योगदान, इससे सवाल पूछे गए एसएसटी वाले पेपर में भी। और अभी अभी जो कुछ समय पहले संस्कृत शिक्षा विभाग का 2nd ग्रेड एग्जाम हुआ था, उसमें यही सवाल पूछा गया था इस मुद्दे से। ऐसे ही अगला है यूएनओ के चार्टर में कितने अध्याय हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, कितने अंग हैं यूएनओ के, इनको लेके सवाल पूछा गया है 1। यानी कि 2018 से लेकर 2024 तक अलग अलग 2nd ग्रेड की अलग अलग परीक्षाओं में कुल 15 प्रश्न पूछे गए हैं यूएनओ से लेकर। अब 18 से 24 में ऐसा तो है नहीं, हर साल एग्जाम हुआ है, जो भी बीच में 3-4 एग्जाम हुए हैं उनमें 15 सवाल पूछे गए। और वो 15 सवाल की लिस्ट क्या है, एक बार आप यहाँ देख सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां आपको अच्छे से दिख जाएगा। 15 सवाल की लिस्ट क्या है, भारत और सुरक्षा परिषद से 5, प्रसिद्ध भारतीय यूएनओ में नियुक्ति शांति अभियान, इससे 3, यूएनओ की किसी संस्था या व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2, एसडीजी एमडीजी लक्ष्य या पर्यावरणीय मुद्दे, इससे जुड़े 3, यूएनओ के शांति अभियानों में भारत की भूमिका 1, और यूएनओ के चार्टर में अध्याय, उद्देश्य और यूएनओ के अंग वगैरह, इनसे पूछे गए 1। कुल सवाल पूछे गए हैं 15। कब से कब में पूछे गए हैं, 2018 से 2024। कौन सी परीक्षा, शिक्षक ग्रेड 2nd जीके। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया रिवाइज करते टाइम कहाँ फोकस करना है, क्योंकि अब हम एक एक चीज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकें एग्जाम में। और एग्जाम में स्कोर बढ़ाने का एक तरीका है, यानी भविष्य सुधारने का एक तरीका है, इतिहास पे नजर रखें। ये आपका इतिहास है कि अभी तक इसमें से क्या क्या पूछा गया है, तो पहले इतिहास समझ लिया, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, अब रिवाइज करना इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यूएनओ की पृष्ठभूमि, यानी कि यूएनओ की स्थापना कैसे कैसे हुई, इसमें क्या क्या पड़ाव आए, इसको समझते हैं। कैसे हुई यूएनओ की स्थापना, तो फटाफट एक फ्लो चार्ट से समझते हैं यूएनओ की पृष्ठभूमि। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई जब 1918 में, तो 1919 में पेरिस में संधि हुई। इसी को ही वर्साई की संधि कहा जाता है, इसी को पेरिस की संधि कहा जाता है। इस पेरिस की संधि में यह तय हुआ कि एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो भविष्य में विश्व युद्ध को होने से रोके। यानी सब देशों को ये लगा कि भैया विश्व युद्ध एक बार तो हो चुका है, अब हमको कोई ऐसा संगठन बनाना है कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। यह आवश्यकता महसूस हुई कि भविष्य में विश्व युद्ध को रोके। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र संघ। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये राष्ट्र संघ है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, ये है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को कहते हैं राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशन बना पहले विश्व युद्ध के बाद, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया, क्या इसने उस उद्देश्य को पूरा किया, तो जवाब है नहीं, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो गया। इसको बनाया ही इसलिए गया था कि दूसरे विश्व युद्ध को रोके, ये नहीं रोक पाया। राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध होने से नहीं रोक पाया, इसका मतलब राष्ट्र संघ हो गया असफल। और जब राष्ट्र संघ असफल हो गया, उसी दौरान यानी कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, कब, 1939 में प्रारंभ हो गया। अब दुनिया को महसूस हुआ कि कोई ऐसा नया संगठन बनाया जाए जो अब कम से कम दूसरा विश्व युद्ध तो हो गया, तीसरा ना हो, आगे फिर से इसको रोके। क्योंकि एक संगठन बनाया था लीग ऑफ नेशन, वो तो दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, और ये फेल हो गया। इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, अब कुछ नया बनाना पड़ेगा। अब नए बनाने की आवश्यकता महसूस हुई कब, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अब यहाँ से आगे आते हैं वापस इधर, इसके बाद इधर से है ये। अब इसके बाद क्या हुआ, सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ। कब से कब हुआ ये, 25/4/1945, यानी कि 25 अप्रैल 1945 से, और ये चला कब तक, 26 जून 1945। सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत की तरफ से जो शामिल हुए उनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनका नाम है रामास्वामी मुदालियर। यहाँ इसमें सैन फ्रांसिस्को में यूएनओ का चार्टर तैयार हुआ। चार्टर का मतलब मसौदा,
नियम कानून यूएनओ के क्या बनेंगे, कितने अंग होंगे, कितने अध्याय होंगे, ये सब यहाँ तैयार हुआ यूएनओ का चार्टर। और ये जो 50 देश यहाँ गए थे सैन फ्रांसिस्को में, 50 देशों ने 26 जून 1945 को ही हस्ताक्षर कर दिए। फिर एक 51वां देश और आया जिसका नाम है पोलैंड, और इसने 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए। यानी कि 50 ये और प्लस एक 15 अक्टूबर को आ गया पोलैंड, तो 51 हो गए। और इन 51 देशों के द्वारा ये संगठन बना, 51 सदस्यों के द्वारा। और कब बना? 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ की हो गई स्थापना। और इसी कारण 24 अक्टूबर के दिन को कहा जाता है यूएन डे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो मुझे लगता है शायद आपको समझ में आई होगी इसकी पृष्ठभूमि। अब फिर से इसको शॉर्ट में यहाँ दिखा देता हूँ एक बार, आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी ये स्लाइड देखने समझने में। पीडीएफ में देखेंगे अगर टेलीग्राम पे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ एक बार शॉर्ट में समझ लेना। पहला विश्व युद्ध, उसके बाद पेरिस की संधि। पेरिस की संधि में तय हुआ ऐसे संगठन की आवश्यकता जो दूसरे विश्व युद्ध को रोके। लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, लेकिन लीग ऑफ नेशन दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। लीग ऑफ नेशन फेल। फेल तो इसका मतलब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ। फिर दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए, यानी अब भविष्य में युद्ध रोकने के लिए नए संगठन की आवश्यकता। सम्मेलन हुआ सैन फ्रांसिस्को में, 50 देशों ने भाग लिया, यूएनओ का चार्टर तैयार हुआ। उन 50 में भारत भी शामिल था। भारत की तरफ से रामास्वामी मुदालियर ने साइन किए। 51 आया पोलैंड जिसने 15 अक्टूबर 1945 को साइन किए। और इस तरह से 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हो गई यूएन की, और इसलिए 24 अक्टूबर को कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये तैयार हुई क्या भूमिका कि यूएनओ क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया। इस तरह यूएनओ की स्थापना हुई। अब आगे चलते हैं यूएनओ की स्थापना में। यानी यहाँ इन 50 देशों ने मिलकर यूएनओ को चार्टर तैयार कर लिया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब यूएनओ को चार्टर तैयार हो गया। चार्टर क्यों तैयार करना पड़ा? क्योंकि नए संगठन की आवश्यकता थी। अब बन गया नया संगठन, यूएनओ बन गया, चार्टर तैयार हो गया। अब चार्टर पर आते हैं। ये बन गया यूएनओ का चार्टर। तो चार्टर का मतलब नियम कानून का मसौदा। अब इसमें देख लेते हैं कि इस चार्टर में क्या क्या है। यूएनओ के चार्टर में कुल अध्याय हैं 19 और कुल अनुच्छेद हैं इसमें 111। इसके जो मूल संस्थापक देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनकी संख्या है 51। और यहाँ खास बात यह है कि भारत भी इसके संस्थापक देशों में शामिल था। भारत की तरफ से साइन करने कौन गए थे सैन फ्रांसिस्को में? रामास्वामी मुदालियर। इसके बाद चार्टर में संशोधन हुए 3 बार। कब कब हुए? 1963 में, 65 में और 1973 में। ये चार्टर मूलतः 5 भाषाओं में तैयार हुआ। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी देश हैं उन 5 की भाषा, रूस की रशियन, चीन की चाइनीज, फ्रांस की फ्रेंच, इसके बाद यूके की इंग्लिश, और यहाँ अमेरिका की जगह आपको ध्यान रखना है स्पेनिश। तो ये 5 देशों की 5 भाषाएं, इनमें ये मूल चार्टर तैयार हुआ। बाद में एक और छठी भाषा जोड़ी गई। जो छठी भाषा जोड़ी गई उसका नाम है अरबी। तो यूएनओ के चार्टर में वर्तमान में कितनी भाषाओं में तैयार है वो? तो वर्तमान में 6, मूलतः 5। इसमें जो 3 बार संशोधन हुए थे चार्टर में, कब कब? 1963, 65 और 1973। इसमें 1963 वाला संशोधन इंपॉर्टेंट है जो कि 65 में लागू हुआ। 1963 में जो यूएनओ के चार्टर में संशोधन हुआ, इसके द्वारा क्या कहा गया कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। सुरक्षा परिषद में जो आज 10 अस्थायी सदस्य हैं, शुरुआत से ऐसा नहीं था। शुरू में इनकी संख्या होती थी 6। 5 स्थायी तो तय थे, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या होती थी 6। अब ये 1963 में संशोधन हुआ जो 65 में लागू हुआ, तब ये संख्या 6 से बढ़ाकर कर दी गई 10। और इस तरह सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या पहले थी 11। पहले 11 कैसे थी? 5 स्थायी और 10 और 6 अस्थायी। अब ये 11 से बढ़ के हो गई कैसी? 15। आज कितनी है? 15। 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो कभी पूछ लिया जाए कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कब बढ़ाई गई, कौन से संशोधन में? तो 1963 के संशोधन में जो लागू हुआ 65 में। पहले सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो पहले होती थी 6। आज कितनी है? तो आज है 10। यानी अगला पॉइंट ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया? यूएनओ जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन, ये नाम दिया अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, इन्होंने ही पूरे प्रयास किए कि यूएनओ बनाया जाए। इनके ही प्रयासों से संगठन बना और इन्होंने ही नाम दिया, रूजवेल्ट ने नाम दिया। लेकिन इसमें खास बात आपको ये ध्यान रखनी है, एक बार ग्रेड फर्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जब यूएनओ की स्थापना हुई तब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे?
और ऑप्शन में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी था, बहुत सारे स्टूडेंट रूजवेल्ट करके आ गए और उत्तर गलत हो गया। असल में रूजवेल्ट के प्रयासों से यूएनओ बना, लेकिन जिस दिन यूएनओ बना यानी कि 24 अक्टूबर 1945, उससे पहले ही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का निधन हो चुका था। यानी उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट नहीं थे, उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ट्रूमैन। तो ये नोट याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने स्थापना की है एक तरह से, मतलब प्रयास किया। लेकिन जिस दिन स्थापना हुई उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट नहीं थे, ट्रूमैन थे, क्योंकि रूजवेल्ट का हो गया था निधन। अब आगे बढ़ते हैं। यूएनओ के चार्टर में कुल 19 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 19। अभी हमने देखा कुल अनुच्छेद हैं 111। अब एक बार इन अध्यायों में से भी एक पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि छठे अध्याय में क्या है, पांचवें अध्याय में क्या है। कुल 19 अध्याय है। अब इनको भी याद रखने का एक सामान्य सा तरीका है। एक बार आप पहले यहाँ इनके नाम देख लो जो जो लिखे हुए हैं। अध्याय 1, फिर मैं इनको थोड़ा याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, अलग रंग से लिखा भी हुआ है, कुछ आपको समझ में आएगा और जिन्होंने ऑफलाइन में पढ़ा होगा उनको पता होगा कौन सा तरीका है। देखो, अध्याय 1 में बताया गया है उद्देश्य और सिद्धांत, अध्याय 2 में बताई गई है सदस्यता, 3 में बताए गए हैं यूएनओ के अंग, 4 में बताई गई है महासभा, 5 में सुरक्षा परिषद, 10 में विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, 5 के बाद 6 में विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, 7 में शांति का उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्रवाई, 8 में है क्षेत्रीय व्यवस्थाएं, 9 में है आर्थिक व सामाजिक सहयोग और 10 में है आर्थिक व सामाजिक परिषद, 11 में है गैर स्वशासी प्रदेशों के संबंध में घोषणा, 12 में है अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद, 13 में है न्यास परिषद, 14 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे, 15 में सचिवालय, 16 में विविध प्रावधान है, 17 में संक्रमणकालीन सुरक्षा व्यवस्था, 18 में संशोधन और 19 में अनुसमर्थन व हस्ताक्षर। ये तो एक सामान्य सी बात हुई किसमें क्या लिखा हुआ है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? 19 के 19 ऐसे तो रट नहीं सकते, तो थोड़ा सा हम कुछ दिमाग में भूमिका बना के इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, यहाँ आ जाते हैं वापस। कैसे याद रखेंगे? आपको 3 इसमें अलग रंग से दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? 5, 10 और 15। इन पर ही हमको फोकस करना है। ये 3 हमको मुख्य रूप से याद रखने हैं, 5, 10 और 15। 3 याद रखने बस। 5 पे है सुरक्षा परिषद। अब ये तो आपको याद रख ही जाएगा, 5 पे सुरक्षा परिषद है। कैसे याद रह जाएगा? सुरक्षा परिषद में भी स्थायी सदस्य पूछ ले जाए तो उनकी संख्या 5 है, यानी 5 वाला आंकड़ा सुरक्षा परिषद से जुड़ा हुआ है, तो 5 सुरक्षा परिषद। 10 पे है आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको कहते हैं इकोसॉक। चलो पूरा नाम ही लिख देता हूँ, इसको कहते हैं आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। और 15 पर है सचिवालय। 3 याद रह जाएंगे, 5, 10 और 15। 5 है सुरक्षा परिषद, 10 हो गया आर्थिक व सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक, और 15 हो गया सचिवालय। अब बाकी के कैसे याद होंगे? देखो, बाकी के हम कैसे याद करेंगे। सुरक्षा परिषद को एक व्यक्ति हुए डेविड कुशमैन, उन्होंने कहा सुरक्षा परिषद विश्व का, दुनिया का पुलिसमैन है। सुरक्षा परिषद को कहा गया ये यूएनओ का पुलिसमैन है, दुनिया का पुलिसमैन। और पुलिस का काम क्या होता है दुनिया में? सुरक्षा परिषद का वही काम है जो किसी शहर में या किसी देश में पुलिस का काम होता है। और पुलिस का काम क्या होता है कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, शांति का उल्लंघन हो रहा है, तो पहले समझाया जाए, आपसी बातचीत कराई जाए, बातचीत के बाद भी कोई ना माने तो फिर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई करके व्यवस्था बनाए रखी जाए। यानी पहला आपसी वार्ता के द्वारा समझाना, दूसरा फिर भी कोई ना समझे तो कार्रवाई करना, और तीसरा कार्रवाई करके व्यवस्था बनाए रखना। 3 स्टेप ध्यान रखना। पहला वार्ता यानी कि बातचीत, समझा के मान जाए कोई। दूसरा समझाने से भी ना माने तो क्या करनी है? कार्रवाई। और कार्रवाई करके क्या बनाए रखनी है हमको? व्यवस्था। पुलिस का यही काम है। पुलिस का अंतिम उद्देश्य क्या है? शहर की, देश की व्यवस्था बनाए रखना। अब व्यवस्था बनाने के लिए 2 लोगों में झगड़ा हो गया, पहले उनको समझाते हैं शांति से, वार्ता, फिर भी कोई ना माने तो आवश्यक कार्रवाई,
और कार्रवाई किस लिए, ताकि व्यवस्था बनाई रखें। यही इसके, ये अध्याय 5 हो गया, ये हो गया देखो अध्याय 6, ये हो गया अध्याय 7 और ये हो गया अध्याय 8। कैसे, ये कैसे किया मैंने, अब यहाँ आ जाओ वापस, इस पे देखो क्या लिखा हुआ है वहाँ। यहाँ अध्याय 6 में क्या लिखा हुआ है, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो पुलिसमैन है सुरक्षा परिषद, उसका पहला काम क्या है, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। एक एक शब्द कीवर्ड याद रखना, क्योंकि आपको ऑप्शन में लेंगे, वहां लिखना आपको है नहीं, तो ऑप्शन से पहचान लेना। पहले शांतिपूर्ण समाधान बातचीत के माध्यम से, ये हो गया अध्याय 6। शांतिपूर्ण समाधान से कोई ना माने तो आवश्यक कार्रवाई करनी है, यानी शांति का उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्रवाई। तो कार्रवाई शब्द याद रखना, ये हो गया 7। और कार्रवाई करके क्षेत्रीय व्यवस्था बनाए रखना, ये हो गया 8। यानी कि सुरक्षा परिषद पुलिसमैन, इतना ध्यान रख लेना। पुलिस का काम क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा मामला सुलझाना, बातचीत से ना सुलझे तो आवश्यक कार्रवाई करना और कार्रवाई करके व्यवस्था बनाए रखना। तो हो गए 6, 7 और 8। अब 10 आपको याद है ही, 10 पे क्या लिखा था मैंने, 5, 10, 15 3 याद रखने को बताए थे, तो 10 आपको याद करना है, आर्थिक व सामाजिक परिषद। 5 से शुरू हुए, 6, 7, 8 याद हो गया, 10 याद है, बीच में रह गया 9। अब आप 9 और 10 में देखेंगे तो एक ही अक्षर का अंतर है, एक ही शब्द का अंतर है। 10 में लिखा है आर्थिक व सामाजिक परिषद और 9 में लिखा है आर्थिक व सामाजिक सहयोग, बस इतना सा है। तो 10 की जगह 9 आपको क्या करना है चेंज, परिषद की जगह याद रखना है सहयोग। आर्थिक व सामाजिक सहयोग 9 और आर्थिक व सामाजिक परिषद 10। तो 5 से 10 तक हो गए याद, उम्मीद है मुझे हो गए होंगे। 3 याद रखने, 5, 10 और 15। 5 पे सुरक्षा परिषद, ग्रीन कलर से अलग दिख रहा है। 10 पे आर्थिक व सामाजिक परिषद और 15 पे है सचिवालय। 3 आपको याद रखने हैं। अब सुरक्षा परिषद को कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। पुलिस का काम क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढना, शांति से काम ना हो तो कार्रवाई करना, कार्रवाई करके व्यवस्था बनाए रखना। तो ये हो गए 6, 7 और 8। अब सीधा 10 पे आ जाओ। 10 पे है आर्थिक व सामाजिक परिषद और 9 पे है आर्थिक व सामाजिक सहयोग। एक ही शब्द का अंतर है, परिषद को हटा के सहयोग लिख देना, ये हो गया 9। अब आ जाओ सीधा 15 पे, 5, 10 और 15। 15 में क्या लिखा हुआ है, सचिवालय, ये तो आपको याद रखना है, 5 वाला, 10 वाला और 15 वाला। अब ये सोचना, किसी भी राज्य में या देश में सचिवालय से बड़ा होता है न्यायालय, तो सचिवालय के ऊपर क्या आएगा, न्यायालय। सचिवालय से ऊपर होता है न्यायालय। 15 पर सचिवालय, सचिवालय के ऊपर है न्यायालय, कौन से पर, ये हो गया भाग 14 पर। हमेशा सचिवालय से ऊपर होता है न्यायालय, न्यायपालिका ऊपर है, तो सचिवालय से ऊपर है न्यायालय, ऐसे ध्यान रखना। अब जैसे ही यहाँ न्यायालय आया तो 2 बार दिमाग में सोच लेना, न्यास न्यास 2 जगह लिखना है, न्या न्या, जैसे ये शब्द है ना न्या, तो अपने आप ही ऊपर 2 बार न्या न्या करके लिख देना। और दोनों क्या है, न्यास न्यास। और एक में लिखना है न्यास परिषद और दूसरे में लिखना है न्यास व्यवस्था। अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि न्यास व्यवस्था ऊपर है कि न्यास परिषद ऊपर है, ये कैसे याद रहेगा, ये ऐसे याद रहेगा। यहाँ देखना 9 और 10 में क्या किया था, परिषद ऊपर है कि सहयोग ऊपर है, यहाँ परिषद नीचे था, ऐसे ही यहाँ भी परिषद वाला नीचे है। जहां दोनों में कंफ्यूजन हो वहां परिषद वाला नीचे है। तो 13 नंबर न्यास परिषद नीचे है और उसके ऊपर है न्यास व्यवस्था। यानी 15 याद हुआ सचिवालय, सचिवालय के ऊपर आता है न्यायालय। जैसे न्याय आया यहाँ न्याय 2 बार न्यास न्यास लिख देना। अब एक में आएगा न्यास परिषद, एक में आएगा न्यास व्यवस्था, तो परिषद वाला नीचे है। 9 और 10 में भी परिषद नीचे था। अब यहाँ हो गया 12, 13, 14, 15, बीच में रह गया 11। 11 ऐसे सोचना है, 11 आपको स्वयं याद रखना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, स्वयं याद रखना है, यानी एक शब्द पहचान लेना, गैर स्वशासी प्रदेशों के संबंध में घोषणा। 5 से 15 तक हो गए अगर आपने ध्यान दिया हो तो। 5 से शुरू किया था हमने, 15 तक याद हो गए। कैसे याद हो गए, 5 पे सुरक्षा परिषद, 10 पे आर्थिक व सामाजिक परिषद और 15 पे सचिवालय। सुरक्षा परिषद का काम पुलिस वाला, व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीका, फिर कार्रवाई, फिर व्यवस्था बनाए रखना। फिर 10 पे आ गए, 10 और 9 में एक ही का अंतर है, परिषद की जगह सहयोग, ये 9 हो गया। सीधा 15 पे आओ, सचिवालय से ऊपर होता है न्यायालय। जैसे न्याय 2 बार न्यास न्यास लिखना है, उसमें एक में लिखना है परिषद, एक में व्यवस्था, परिषद वाला नीचे, व्यवस्था वाला ऊपर। बीच में रह गया 11, उसमें मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, स्वयं याद रखना है, स्वयं यानी कि गैर स्वशासी प्रदेशों के संबंध में घोषणा। 5 से 15 तक पहुंच गए हम। अब ये मान लेना कि 15 के बाद मामला हो गया समाप्त। कोई जैसे किताब लिखी जाती है उसके 15 ही चैप्टर है, तो 15 चैप्टर हो गए पूरे, जिसमें जो जो लिखना था वो लिख चुके। अब अगर कुछ रह गया, कोई टॉपिक रह गया, तब हम उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं विविध। तो 15 के बाद जो रह गया उसको कहते हैं विविध, वो हो गया 16। 15 से 16 पे आ गए। अब ये तो आपको पता है कुल अध्याय है 19, तो अब सीधा 19 पे आ जाओ।
जब भी कोई चार्टर तैयार होगा, कभी भी कोई भी नियम बनाया जाएगा, तो सबसे लास्ट में होता है हस्ताक्षर। तो 19वें नंबर पे क्या आएगा? हस्ताक्षर। और हस्ताक्षर करने से पहले अंतिम बार पूछा जाता है क्या इसमें कोई चेंज करना है, कोई संशोधन हो तो बता दो। तो हस्ताक्षर के ऊपर क्या आएगा? संशोधन। तो ये हो गया 18। और विविध और संशोधन के बीच का एक रह गया, बीच का यानी संक्रमण काल। तो ये संक्रमण कालीन रह गया 17 संक्रमण, ऐसे भी याद रखते 17 संक्रमण, 17 संक्रमण, सा से कुछ। क्या ये विविध है, ये संशोधन है, बीच का कुछ रह गया तो संक्रमण। तो 5 से लेकर 19 तक हम पहुंच गए, 5 से 19 तक पहुंच गए। अब यहाँ आना वापस। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन सुरक्षा परिषद से भी बड़ा अंग है, वो कौन सा है? महासभा। तो जैसे सचिवालय के ऊपर न्यायालय है, ऐसे सुरक्षा परिषद से बड़ा क्या है? महासभा। तो ये 5, 4 पे महासभा, इससे ऊपर। और फिर ये ध्यान रखना, ये महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों ही क्या है? इसके अंग। तो अंग हो गया 3 पे। और जब भी चार्टर तैयार होगा तो सबसे ऊपर लिखा जाएगा उद्देश्य और सिद्धांत, और फिर दूसरे नंबर पर आएगी सदस्यता। हो सकता है, देखो एकदम तो ये कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रखने का ही मैंने थोड़ा सा घुमा के तरीका बताया, आसानी से याद हो जाए। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ, चलो वहां मैं लिख ही देता हूँ मेरे हाथ से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, 3 याद रखने हैं, 5, 10 और 15। अब मेरे साथ साथ याद रखने की कोशिश करना। 5 पे सुरक्षा परिषद, 10 पे आर्थिक व सामाजिक परिषद, और 15 पे है सचिवालय। 3 याद रखने, 3 रटने। तो सुरक्षा परिषद को कहा डेविड कुशमैन ने दुनिया का पुलिसमैन। पुलिस का काम क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करना। चलो ये मैंने वार्ता लिख दी है, यहाँ लिख दूं, चलो शांतिपूर्ण समाधान। ये एक एक शब्द ढूंढ लेना है आपको बस ऑप्शन में। ये क्वेश्चन आ चुका है, यही वाला आया है, यही वाला, यही 6, 7 और 8 व्यवस्था पूछे गए, कौन से अध्याय में क्या है। शांतिपूर्ण समाधान, पुलिस का पहला काम शांतिपूर्ण व्यवस्था, शांतिपूर्ण तरीके से काम ना हो तो कार्रवाई करना, और कार्रवाई करके व्यवस्था बनाए रखना। तो ये हो गए 6, 7 और 8। अब सीधा 10 पे आ जाओ। 10 पे क्या है? आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो 10 और 9 में एक ही अंतर है, आर्थिक व सामाजिक परिषद की जगह क्या लिख देना है? परिषद की जगह लिख देना है आर्थिक व सामाजिक सहयोग। ये परिषद तो यहाँ है ही, आर्थिक व सामाजिक सहयोग। मतलब ये सब कॉमन है, आर्थिक व सामाजिक में यहाँ ऐसे वैसे तो इसका मतलब ये होता है, पर यहाँ आप ऐसे मान लेना, ये आर्थिक व सामाजिक सहयोग हो जाए। परिषद को हटा के क्या कर देना है? सहयोग। तो 5 से पहुंच के 10 तक। अब आ गए सचिवालय पे। तो मैंने आपको बताया सचिवालय के ऊपर क्या होता है? न्यायालय। तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जैसे न्यायालय लिखा आपने, 2 बार ऊपर क्या लिख देना है? न्यास। न्यास, न्याय आया ना, न्यास, न्यास। एक में है परिषद, एक में है व्यवस्था। तो परिषद वाला यहाँ नीचे है, तो यहाँ भी परिषद वाला नीचे लिख देना है। ये हो गया न्यास परिषद, और ये हो गया न्यास व्यवस्था। बीच में क्या रह गया? 11। 11 में मैंने कहा मैं कोई सहायता नहीं करूंगा, आपको स्वयं याद रखना है। तो स्व से याद रख लेना, गैर स्वशासी, गैर स्वशासी प्रदेशों के संबंध में घोषणा, उसमें लिखा हुआ है पूरा। तो 5 से पहुंच गए 15 तक। 15 पे मान लिया टॉपिक समाप्त, चैप्टर समाप्त। अब कुछ रह गया तो उसको क्या कहेंगे? विविध। ये विविध किस पे हो गया? 16। कुल अध्याय कितने हैं? 19। तो सबसे लास्ट में क्या होगा? हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर क्या हो गया? 19 पे। हस्ताक्षर से पहले आखिरी बार पूछ रहे हैं भाई कोई संशोधन करना है तो अभी बता दो, कोई चेंज करना है। तो हस्ताक्षर से ऊपर क्या आ जाएगा? संशोधन। 16 और 18 के बीच में, बीच का काल क्या कहलाता है? संक्रमण। तो ये हो गया संक्रमण कालीन उपबंध। 5 से कहाँ तक पहुंच गए? 19 तक। अब यह है सुरक्षा परिषद। जैसे यहाँ सचिवालय के ऊपर न्यायालय है, सुरक्षा परिषद से ऊपर है महासभा। तो ये इससे ऊपर हो गया। और सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों ही क्या है? यूएनओ के अंग। तो 3 में क्या हो गया? अंग। और जब भी कोई चार्टर बनेगा सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? उसका उद्देश्य और सिद्धांत, और फिर लिखा जाएगा उसके सदस्य कौन कौन बनेंगे, तो सदस्यता। ये हो गए यूएनओ के 19 अध्याय। उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, 5, 10, 15। 5 का मतलब सुरक्षा, ये पुलिसमैन, पुलिस का काम, फिर 10, फिर 15, ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा।
तो ये 19 अध्याय से एक बार क्वेश्चन आ गया, इसलिए इतना जोर देके इसको मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि ये याद रखने में दिक्कत आती है। ये 19 अध्याय हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। पहले हम यूएनओ के बारे में थोड़ा सा जनरल पढ़ेंगे, फिर भारत के संदर्भ में यूएनओ देखेंगे। यूएनओ के 6 अंग हैं। कई बार तो यही सवाल पूछ लिया जाता है, यूएनओ के अंगों की संख्या कितनी है। कई बार सवाल ऐसा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएनओ का अंग नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कौन सा यूएनओ का अंग नहीं है। यूएनओ के कुल अंग कितने हैं, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है 6। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, 6 अंग कैसे याद रखने हैं आपको, अलग अलग रंग से आपको दिख रहे होंगे। जैसे अभी एक वेब सीरीज आई थी, आपको ध्यान हो, पंचायत करके। पंचायत में क्या होता है, जो थर्ड वाला सीजन था, लास्ट में लड़ाई हो जाती है, गोली चल जाती है, प्रधान जी को गोली लग गई। सचिव जी और बाकी लोग वो गन्ने के जूस वाले से गन्ने छील छील के, मतलब खींच खींच के लड़ रहे हैं आपस में। सचिव जी को भी पड़ गए 2-4 डंडे। अब हम उनसे पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारी इतनी पिटाई हो गई, कोई सुरक्षा वरक्षा चाहिए तुमको, और कोई छोटी मोटी सुरक्षा से काम नहीं चलेगा, कोई बहुत बड़ी महासुरक्षा चाहिए। तो एक आदमी सचिव जी से पूछ रहा है, सचिव जी क्या आपको महासुरक्षा चाहिए। सचिव जी ने कहा ना 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 ना, हमें कोई महासुरक्षा नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमें चाहिए आर्थिक सुरक्षा। पैसा हमारे पास होगा तो बाउंसर ले आएंगे, हम सुरक्षा कर लेंगे अपने आप, बॉडीगार्ड रख लेंगे। तो एक आदमी ने सचिव जी से पूछा, सचिव जी पिटाई हो गई तीसरे सीजन में बहुत बढ़िया से, तो क्या अब आपको महासुरक्षा चाहिए। सचिव जी बोले, हाँ चौथे सीजन में तो और बढ़िया हो गई है। यानी चौथा आया है कि कौन सा आया अभी, हाँ दूसरे में पिटाई होती है, तीसरे में फिर हो गई शायद, मुक्के वुक्के पड़ गए इस बार, दांत टूट गए शायद। तो सचिव जी क्या आपको महासुरक्षा चाहिए। सचिव जी कह रहे हैं ना ना, हमें तो क्या चाहिए, आर्थिक सुरक्षा। अब जो जो अलग कलर से है ना, वही इस ट्रिक में काम का शब्द है। सचिव यानी कि सचिवालय, यूएनओ का एक अंग। महासुरक्षा, तो महा का मतलब महासभा, सुरक्षा का मतलब सुरक्षा परिषद। क्या महासुरक्षा चाहिए, उन्होंने बोला ना ना। ना का मतलब न्यास परिषद, एक ना का मतलब, दूसरे ना का मतलब न्यायालय। हमें चाहिए आर्थिक सुरक्षा, तो ये छठा अंग, आर्थिक व सामाजिक परिषद। कुल अंग कितने हैं, 6। सचिव जी क्या आपको महासुरक्षा चाहिए। सचिव जी का नाना, हमको चाहिए आर्थिक सुरक्षा। तो सचिव जी का मतलब सचिव यानी सचिवालय। क्या आपको, ये ऐसे फालतू शब्द है, महासुरक्षा, महा यानी कि महासभा, सुरक्षा यानी सुरक्षा परिषद। फिर सचिव जी ने बोला नाना, नाना का मतलब न्यास परिषद और न्यायालय, और हमें चाहिए आर्थिक सुरक्षा यानी कि आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसी को इकोसॉक कहते हैं। तो कुल कितने अंग हो गए यूएनओ के, 6। कौन कौन से 6 हैं, दोबारा एक बार देख लो, ये पूरा जो लिखा हुआ है मामला ये भी समझ लो, क्या ट्रिक है और कैसे इसको याद रखना है। कि सचिव जी की पिटाई हो गई है, तो हम जाके पूछ रहे हैं, सचिव जी क्या आपको महासुरक्षा चाहिए। सचिव जी बोला ना ना, हमें तो चाहिए आर्थिक सुरक्षा। सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायालय, न्यास परिषद, कैसे भी कर लो, और आर्थिक व सामाजिक परिषद। ये हो गए इसके 6 अंग। सामान्यतः क्वेश्चन यही आ जाता है कई बार कि इनमें से कौन सा एक इसका अंग है या कौन सा नहीं है। अब इसके सदस्यों पे आते हैं, यूएनओ के कुल सदस्य कितने हैं, मूल सदस्य कितने थे, संस्थापक सदस्य कितने हैं, इस तरह के सवाल। तो वर्तमान सदस्य संख्या है 193। 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान। 194 की भी बात चल रही थी फिलिस्तीन को लेकर, लेकिन अभी वो आधिकारिक रूप से सदस्य बना नहीं है। तो फिलहाल पूछा जाए सदस्य कितने हैं, तो यही है 193, 193 इसके सदस्य हैं। अब ये 193वां दक्षिणी सूडान कब बना, 2011 में। संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी, 51, और इन संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल था। यहाँ कंफ्यूज मत होना, अभी आप कह रहे हो कि शुरू में तो हमने पढ़ा 50। देखो अगर पूछा जाए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल होने वाले देश, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल हुए थे 50। लेकिन यूएनओ बनने से पहले पोलैंड भी आ गया था, तो यूएनओ के संस्थापक कितने माने जाएंगे, 51। तो यूएनओ के अगर संस्थापक पूछे जाए तो 51, और इन संस्थापकों में भारत भी शामिल था। सदस्य बनते कैसे हैं, प्रक्रिया क्या है। यूएनओ के ज्यादातर काम सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे होते हैं, और महासभा केवल मोहर लगाने का काम करती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ज्यादातर फैसले प्रधानमंत्री द्वारा ही होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के उस पर साइन होते हैं। ऐसे ही यहाँ है, यहाँ भी सदस्य कैसे बनेंगे, या किसी की सदस्यता छीनी भी जा सकती है क्या, कोई पहले से यूएनओ को सदस्य क्या उसे हटाया जा सकता है, तो जवाब है हाँ। कैसे, सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगी, और महासभा या तो सदस्यता दे सकती है या फिर सदस्यता छीन सकती है। यानी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता दी जा सकती है या फिर सदस्यता छीनी भी जा सकती है। ये हो गई सदस्यता की प्रक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला, अब एक एक अंग को पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। महासभा जो कि इसका सबसे बड़ा अंग है, इसी को कहते हैं विश्व की नगर बैठक। ये यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है। पहले महासभा के महासभापति यानी कि सभापति बने थे पॉल स्पूक, बेल्जियम के थे। वर्तमान सभापति 80वां सत्र अब होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, वर्तमान जैसे 79वां सत्र हुआ 2024 में,
इसका सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को सत्र आयोजित होता है। किसका? महासभा का। तो अभी सितंबर महीना आया नहीं है, आपके एग्जाम के बाद आएगा। लेकिन ये जो अगला अध्यक्ष है वो पहले घोषित हो गया है कि जब भी ये सम्मेलन होगा अब उसका अब नया अध्यक्ष या कह सकते हैं नया सभापति, ये जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री 2025 के लिए जो सितंबर में होगा 80वां सत्र। थोड़ी जानकारी अपडेट कर दी गई है क्लास में भी, मैंने आपको बोला था जो भी चेंज होगा वो बाद में आपको बता देंगे। तो वो घड़ी अब आ गई है, यही थी वो घड़ी। अब 80वें सत्र हेतु 2025 में जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक, इनको अब इसका अध्यक्ष या सभापति बनाया गया है। पहले थे पॉलिसबुक। ये 2 जून 2025 को ही निर्वाचित हो गई थी और अब जब सितंबर में होगा, सितंबर से ये शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, यानी इनका कार्यकाल सितंबर से शुरू हो जाएगा। लेकिन सत्र कब आयोजित होगा? सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को। इनका कार्यकाल तब से शुरू हो चुका है, 9 सितंबर 2025 से होगा अब आपके एग्जाम के 2 दिन बाद से। 79वें सत्र में यानी 2024 में अध्यक्षता किसने की थी? सभापति थे फिलेमान यंग, ये पोलैंड के। प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, तो भारत की विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन। 1953 में जब महासभा की मीटिंग हुई थी, इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी और महासभा की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला भी बनी है। और वो महासभा का 8वां सत्र था। 46 से शुरू हुआ, 46, 47, 48, 49, 50, 53 तक आते आते ये 8वें सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की। महासभा का सत्र कब आयोजित होता है? हर वर्ष होता है सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को ये सत्र आयोजित होता है। महासभा के काम क्या क्या हैं? तो कुछ खास खास काम, जैसे कि अगर यूएनओ के चार्टर में संशोधन करना है, वो चार्टर जो अभी हमने याद किया रटा है जिसमें 19 अध्याय हैं, 111 अनुच्छेद है, उसमें संशोधन करना है तो संशोधन कौन करेगा? महासभा। जो सबसे बड़ा अंग है वही संशोधन कर सकता है 2/3 बहुमत से। और शुरू में बताया अभी तक 3 बार संशोधन हुए, 1963 में, 65 में और 1973 में। 63 में जो संशोधन हुआ उसमें तय हुआ कि सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 6 से बढ़ाकर अब 10 कर दी जाएगी। और क्या क्या काम है? इसका काम है निर्वाचन और नियुक्तियां। एक ही पॉइंट मैंने लिख दिया है बार बार सब लिखने के बजाय, कि किस यूएनओ के बाकी के जितने भी अंग हैं उनमें कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सदस्य बनेगा, ये सब नियुक्ति निर्वाचन करना महासभा का काम है। यानी जो सबसे बड़ा अंग है वही तय करेगा कोई नया सदस्य आना है या जाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको पदाधिकारी बनाना है। सबसे बड़ा अंग है महासभा। निर्वाचन और नियुक्ति इसके ही अधिकार क्षेत्र में है। किसका निर्वाचन, किसकी नियुक्ति? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। सुरक्षा परिषद में 5 तो स्थायी है, 10 जो बदलते रहते हैं 2-2 साल में, उनको कौन चुनता है? महासभा। सचिवालय का महासचिव, ये भी किसके द्वारा चुना जाता है? महासभा के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी चुनाव, निर्वाचन, ये भी किसके द्वारा? नियुक्तियां, निर्वाचन नहीं, ये नियुक्ति, ये किसके द्वारा होती है? महासभा के द्वारा। यानी यूएनओ के 6 अंग हैं, 6 में से एक तो आज सक्रिय नहीं है, न्यास परिषद, बचे 5, 5 में से एक हो गया कौन? महासभा। अब यही बाकी के जो 4 हैं उन सब में किस किस की नियुक्ति? सुरक्षा परिषद हो, सचिवालय हो या न्यायालय हो, तो इन सब में नियुक्ति निर्वाचन इसका ही काम है। एक इसमें शब्द दिया गया है एचेसन प्रस्ताव, और मैंने एक अक्षर यानी कि एक छोटी सी लाइन लिख के छोड़ दी है कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के असफल होने पर प्रस्ताव लाया जाता है, उसको कहते हैं एचेसन प्रस्ताव। इसी को बोलते हैं शांति के लिए एकता प्रस्ताव। लिख देता हूँ चाहो तो आप, या वैसे तो आप समझ गए होंगे, चलो नहीं लिखूंगा वरना फिर रिवीजन की बजाय वो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ऐसे सुन लेना। एचेसन प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहा और दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है, और सुरक्षा परिषद बार बार उसको मामले को अटका रही है, कोई ना कोई वीटो कर देता है, प्रस्ताव गिर जाता है, तब वो प्रस्ताव 24 घंटे के अंतर अंतर में महासभा में लाया जाता है। यानी सुरक्षा परिषद के असफल होने पर जब प्रस्ताव महासभा में लाया जाए और महासभा से अगर वो पारित हो गया तो सुरक्षा परिषद भी उसको मानने के लिए बाध्य है। ऐसा पहली बार हुआ कोरिया के युद्ध के दौरान, ये प्रस्ताव पहली बार लाया गया। ये तो लिखना ही पड़ेगा थोड़ा सा, तो पहली बार ये प्रस्ताव कब आया? कोरिया के युद्ध में। एचेसन प्रस्ताव, सुरक्षा परिषद के असफल होने पर यह प्रस्ताव 24 घंटे के अंदर महासभा में लाया जाता है। चौबीस घंटे के अंदर ये प्रस्ताव महासभा में लाया जाता है। अब पता चल गया होगा आपको मेरी राइटिंग है, ये दोनों मैच हो रही होंगी। 24 घंटे के अंदर ये प्रस्ताव महासभा में लाया जाता है और अगर महासभा इसे पारित कर दे, पारित होने के बाद सुरक्षा परिषद इसे मानने के लिए बाध्य है। और ये प्रस्ताव पहली बार कब आया?
ये आया पहली बार कब? तो कोरिया के युद्ध के दौरान 1950 से 53 तक जो चला, पहली बार आया कोरिया युद्ध के दौरान। कौन सा प्रस्ताव? एचेसन प्रस्ताव। इसी एचेसन प्रस्ताव का ही दूसरा नाम है, इसी को कहते हैं शांति के लिए एकता प्रस्ताव। शांति के लिए एकता प्रस्ताव, एचेसन प्रस्ताव इसी को कहते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव या एचेसन प्रस्ताव पहली बार कोरिया के युद्ध के दौरान लाया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर यूएनएससी फेल हो रही है तो 24 घंटे के अंदर अंदर महासभा में लाया जाता है। चलो वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला मुख्य अंग है सुरक्षा परिषद। पहला पढ़ा महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद। इसको कहा गया दुनिया का पुलिसमैन। किसने कहा? डेविड कुशमैन। अभी मैंने बताया था आपको। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य हैं 15, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। 5 स्थायी हैं यूएस से यूके यानी कि अमेरिका, और ये हो गया ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। अस्थायी सदस्यों का चयन किसके द्वारा होता है? तो इनका चयन होता है महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से। लेकिन इसमें एक खास बात और दी गई है कि इनका तत्काल पुनः निर्वाचन नहीं होता। पहले तो यहाँ ध्यान से सुनना। अभी मैंने बताया था महासभा के काम में नियुक्ति निर्वाचन सब किसके हैं? महासभा के। तो ये अस्थायी सदस्यों का चयन या निर्वाचन महासभा के द्वारा होता है। कैसे होगा? 2/3 बहुमत से। और जो एक बार अस्थायी सदस्य बन गया, मान लो भारत बन गया 2 वर्ष के लिए, 2021 और 2022 के लिए, जैसे ही 22 खत्म होगा 23 के लिए तुरंत नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे हाथों हाथ बनते जाएंगे तो वो अस्थायी नहीं, वो तो स्थायी सदस्य हो जाएगा। इसलिए उनको हाथों हाथ पुनः निर्वाचन के लिए उनका चयन नहीं किया जाता। ये स्थायी सदस्यों के पास, जो 5 स्थायी हैं, उनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब अगर एक ने भी मना कर दिया तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। सबकी हाँ होगी तभी आगे बढ़ेगा, एक ने मना कर दिया तो नहीं बढ़ेगा। अध्यक्षता कैसे होती है? ये 15 इसके सदस्य हो गए, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। अब इन 15 में से हर एक के नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ABCDEFG, जिसका पहले आता जाएगा, तो एक के बाद, जैसे क्लास में आपके रोल नंबर होते हैं, तो ऐसे सबका नंबर आता जाता है अध्यक्ष बनने के लिए। 15 सदस्यों के अल्फाबेटिकल नाम के पहले अक्षर के आधार पर हर महीने, ध्यान से सुनना, सदस्य 2 वर्ष के लिए बनता है अस्थायी सदस्य, लेकिन इसका अध्यक्ष हर महीने बदलता रहता है। 1 महीने में फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन सदस्यता अगर अस्थायी सदस्यता 2 साल के लिए आती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर आते हैं अब। इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के शहर हेग में। कुल न्यायाधीशों की संख्या 15। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष, और 3-3 वर्ष बाद 1/3 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो सकते हैं। एक देश से एक ही न्यायाधीश हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला अंग है आर्थिक व सामाजिक परिषद, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है इकोसोक। इसमें खास बात यह है कि ये यूएनओ का एकमात्र ऐसा अंग है जो राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं था। यूएनओ में है पर लीग ऑफ नेशन में नहीं था। लीग ऑफ नेशन क्या है भूल तो नहीं गए? जब पृष्ठभूमि समझाई थी तब बताया था, पहले विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक संगठन बना पेरिस की संधि के बाद, उसको कहा गया लीग ऑफ नेशन। इस लीग ऑफ नेशन में लगभग वही सदस्य थे जो आज यूएनओ में है, यानी कि वही अंग थे। एक अंग ऐसा था जो यूएनओ में तो आज है लेकिन तब लीग ऑफ नेशन में नहीं था, वो अंग यही है आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसकी सदस्य संख्या है 54। कार्यकाल होता है इनका 3 वर्ष, और इसमें भी 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष यानी कि 1-1 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, लिखा हुआ है। काम क्या है आर्थिक व सामाजिक परिषद? नाम में ही आर्थिक और सामाजिक कल्याण करना। जो मैंने एसडीजी एमडीजी शुरू में बताए थे वो सवाल यहाँ से पूछे गए थे। एसडीजी और एमडीजी का क्रियान्वयन, पालन करना, एग्जीक्यूशन, ये तो करती है कौन? आर्थिक व सामाजिक परिषद। लेकिन एसडीजी और एमडीजी का निर्धारण बनाता कौन है? तो बनाती है महासभा। जैसे आपसे पूछूं, भारत में एक होता है कानून बनना और एक कानून का पालन करवाना। कानून बनाते हैं सांसद और विधायक यानी कि विधायिका, लेकिन उसका पालन करवाती कार्यपालिका, जैसे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। ऐसे ही यहाँ है, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये बनाती तो यानी निर्धारण तो करती है महासभा, लेकिन इनका क्रियान्वयन कौन करता है? क्रियान्वयन करता है इकोसोक यानी कि आर्थिक व सामाजिक परिषद। एसडीजी का निर्धारण यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से वर्ष में बनाए गए थे? 2015 में पूछे गए हैं ये सारे सवाल, ध्यान से सुनना। और इनको प्राप्ति का वर्ष रखा गया था 2030 कि 2030 तक प्राप्त करने हैं।
और इनकी संख्या थी 17। पेरिस में जलवायु सम्मेलन हुआ था 2015 में, पर्यावरण वाले टॉपिक में फिर से पढ़ेंगे। तो जब 2015 में जलवायु सम्मेलन हुआ, वहां ये 17 एसडीजी लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। प्राप्ति का वर्ष रखा गया 2030। अगला अंग न्यास परिषद। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, यूएनओ का एकमात्र ऐसा अंग जो आज सक्रिय नहीं है, अस्तित्व में तो है लेकिन सक्रिय नहीं है, वो यही है न्यास परिषद। कब से बाद ये सक्रिय नहीं है? 1994 के बाद ये सक्रिय नहीं है। क्यों सक्रिय नहीं है वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी बता देता हूँ। देखो, जब जैसे भारत से अंग्रेज चले गए, तो जिस दिन अंग्रेज गए हाथों हाथी भारत में सरकार बन गई, सत्ता सौंप के गए थे। लेकिन हर देश में ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे थे जहां विदेशी ताकतों ने, जिन्होंने कब्जा जमा रखा था, उन्होंने वो देश तो खाली कर दिया, पर उस देश में वहां की सरकार स्थापित नहीं हो पाई। तब यूएनओ ने क्या किया कि ऐसे देश जिसमें अभी कोई सरकार नहीं है, तो अंग्रेज या बाकी लोग, जर्मन या फ्रेंच जो वहां शासन करते थे, वो तो चले गए, लेकिन स्थानीय लोगों की वहां की कोई सरकार नहीं बनी है, तब तक उनका शासन यूएनओ की देखरेख में होगा, जब तक कि उनकी खुद की सरकार ना बन जाए। और तब तक के लिए यूएनओ का एक अंग उसकी देखरेख करेगा, और उसी अंग को नाम दिया गया न्यास परिषद। और 1994 में आते आते वो सब देश, ऐसे 11 क्षेत्र थे, उन 11 क्षेत्रों को न्यास परिषद के अधीन रखा गया था, जब तक कि वहां उनकी खुद की सरकार ना बन जाए। और 1994 में आते आते उन 11 के 11 क्षेत्रों में अपनी सरकार बन गई। अब जब सरकार बन गई तो इसका काम हो गया खत्म। अब इसका काम खत्म हो गया तो यानी कि अब ये अस्तित्व में तो है, पर अब सक्रिय नहीं है। यानी अंग तो है, पर अब इसका कोई काम नहीं है। जिस काम के लिए बनाया था वो काम हो गया, वो उद्देश्य पूरा हो गया। जैसे एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, आपको ध्यान हो, उसमें कैरेक्टर होता है डेफिनेट। तो मनोज वाजपेयी पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? डेफिनेट। मनोज वाजपेयी नहीं, शायद रामाधीर सिंह पूछता है डेफिनेट क्यों? क्योंकि हमको हमारा मकसद डेफिनेट है। मकसद क्या है? सरदार खान की मौत। पर सरदार खान तो मर गया। अब मर गया तो मतलब अब लाइफ में दूसरा कोई उद्देश्य नहीं बचा। अब नहीं बचा तो अस्तित्व तो है, अब वो डेफिनेट जिंदा तो है, पर डेफिनेट सक्रिय नहीं है। क्यों सक्रिय नहीं है? क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए जिंदा था वो पूरा हो गया, वही यहाँ है। ये बनाया इसलिए था कि 11 क्षेत्रों पे शासन कर सके जब तक वहां की सरकार ना बने। अब सरकार बन गई सब में, तो अभी जिंदा तो है पर सक्रिय नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सचिवालय। कहाँ है सचिवालय? न्यूयॉर्क में। सचिवालय में महासभा की नियुक्ति। अब ये देखो, नियुक्तियां, निर्वाचन सब महासभा महासभा करती है। महासचिव की नियुक्ति अगर सचिवालय में करेगा तो कौन करेगा? महासभा ही करेगी। सारी नियुक्ति निर्वाचन महासभा करती है, तो महासचिव की नियुक्ति करती है। लेकिन इसके लिए एक गाइडलाइन बनाई गई है, उसको नाम दिया गया है विष्णुमूर्ति गाइडलाइन। अब विष्णुमूर्ति गाइडलाइन क्या है? कुछ नहीं है, ये यही कहती है कि सुरक्षा परिषद नाम तय कर देगी और महासभा उस पर मोहर लगाएगी, रबर स्टाम्प का काम करेगी। बस ये बात लिख दी है इन्होंने, इसलिए इनके नाम से बोला जाता है विष्णुमूर्ति गाइडलाइन। सचिवालय के पहले महासचिव कौन बने? ग्लेडविन जैब, लेकिन ये कार्यवाहक थे। जब तक पूर्णकालिक ना बन जाए तब तक इन्होंने काम संभाला शुरू शुरू में। फिर जैसे ही पूर्णकालिक बन गए तो पहले पूर्णकालिक बने कौन? ट्राइगवेली, या इन्हीं को ट्रिगवेली, उच्चारण अलग अलग तरह से किया जाता है। वर्तमान महासचिव कौन है? तो यह है एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के हैं, 2017 से लगातार यही है। अब एक अगला यहाँ टॉपिक आता है, इस टॉपिक में ही अंदर, कि यूएनओ की अलग अलग संस्थाओं को या पदाधिकारियों को मिले नोबेल पुरस्कार। इससे सवाल पूछे गए। अब बहुत सारे मिले हैं, हमको काम काम के याद रखने हैं, रिवीजन हम कर रहे हैं, ये उद्देश्य हमें हमेशा ध्यान रखना है। पहला नोबेल पुरस्कार इसकी संस्था को या किसी व्यक्ति को 1950 में मिला, जिनका नाम है राल्फ वुंचे। क्यों मिला था? इजराइल फिलिस्तीन विवाद का इन्होंने समाधान करवाया, यानी मध्यस्थता करवाई। यूएनओ की ऐसी संस्था जिसको 2 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, उसका नाम है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यानी शरणार्थियों के लिए काम करने वाला संगठन है। इसको 2 बार मिला, 1954 में और 1981 में, शांति का नोबेल पुरस्कार। यूएनओ के महासचिव जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, 2 महासचिवों को मिला। एक का नाम है डैग हैमरशोल्ड, उनको मिला 1961 में, और दूसरे हैं कोफी अन्नान, इनको मिला 2001 में। लेटेस्ट अभी किसको मिला है यूएनओ के किसी संस्था या अंग को? तो 2020 में मिला था WFP। WFP का मतलब है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको मिला है। यूएनओ का जो यूएनओ की एक एजेंसी है जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। लेटेस्ट मिला 2020 में, पहला मिला 1950 में। फिर 2 महासचिव को मिले हैं। एक ही संस्था है जिसको 2 बार मिले हैं। बस ये 4-5 नाम याद रखने हैं। नोबेल में अभी तक यही पूछा गया है। पहला मिला रॉल्फ वुंचे। ऐसी संस्था जिसको 2 बार मिला यूएनएचसीआर, कब कब मिला? 54 में और 81 में।
फिर इसके बाद पूछा गया ऐसे महासचिव जिनको मिला, तो एक डैग हैमरशोल्ड 61 में, कोफी अन्नान 2001 में, और लेटेस्ट किस संस्था को मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, कब मिला, 2020 में। अब आज चलते हैं आगे। अब मुख्य मुद्दा ये है भारत के संदर्भ में यूएनओ, इससे सवाल खूब पूछे जाते हैं आपके जीके वाले पेपर में। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने देखा है कि यूएनओ क्या है, उसके अंग कितने हैं, हर एक अंग के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा, उसके बारे में सामान्य जानकारी, उनसे कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं ये भी मैंने बताया, कि जैसे कि अभी नोबल वाली एक बात गई, इसके अलावा सुरक्षा परिषद वाली बात गई, यहाँ से सवाल ज्यादा आए हैं। अब यहाँ इसमें देखते जाना, अब भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। भारत ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए, 26 जून 1945। भारत आधिकारिक रूप से यूएनओ का सदस्य कब बना, 30 अक्टूबर 1945। भारत की तरफ से हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, रामास्वामी मुदालियार, ये नेतृत्व करता थे। 3 लोग गए थे उस सम्मेलन में, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, जिनमें से एक तो ये है, बाकी 2 वीटी कृष्णामाचारी और फिरोज खान। 3 लोग कौन कौन से, भारतीय प्रतिनिधि मंडल में सदस्य थे 3। कौन सा प्रतिनिधि मंडल, जो 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में गया, जहां यूएनओ चार्टर तैयार हुआ, भारत की तरफ से रामास्वामी मुदालियार ने साइन किए, बाकी 2 कौन है, वीटी कृष्णामाचारी और फिरोज खान। अब आते हैं इस मुद्दे पे, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, सुरक्षा परिषद और भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल इससे ही आए हैं। अभी तक 15 में से 5 बार इसमें से सवाल आए, सुरक्षा परिषद और भारत। ध्यान से पढ़ना इसको, कि अभी तक भारत सुरक्षा परिषद का कितनी बार अस्थायी सदस्य रहा है, 8 बार, सदस्य 8 बार रहा, और एक बार में 2 साल के लिए बनता है। तो कुल कितने साल तक रहा भारत, एक बार में 2 साल, यानी कि 16 वर्ष तक भारत इसका सदस्य रहा है। पहली बार सदस्य कब बना, तो पहली बार सदस्य बना 1950-51, 2 वर्ष के लिए बनता है ना, तो दोनों साल है, तो ये एक ही कार्यकाल माना जाएगा, ये मत सोचना 2 हो गए। पहली बार 1950 और 1951, 2 वर्ष के लिए। अंतिम बार, अभी तक अंतिम बार लेटेस्ट जो बना है वो बना 2021 और 22 के लिए। कुल 8 बार बना है। ये सवाल 2 बार आया है आपके ग्रेड सेकंड में, एक बार 2018 में भी आया है, एक बार 2022 में भी आया, दोनों बार उत्तर अलग अलग है। जब 18 में पूछा था तब तक भारत 7 बार ही सदस्य बना था, 8वीं बार कब बना, 21 में। और जब 2022 में पूछा तब उत्तर 8 था। तो ध्यान से इसको देखो, 2 बार इसी क्वेश्चन पे मतलब इसी मुद्दे पे सवाल आया। भारत अध्यक्ष कितनी बार बना है, अभी तक 11 बार अध्यक्ष बना है। अब आपको कि सदस्य 8 बार, अध्यक्ष 11 बार, ऐसे कैसे, क्योंकि सदस्य बनते हैं 2 साल के लिए, अध्यक्ष बनते हैं 1 महीने के लिए, तो एक बार में 1 महीने के लिए अध्यक्ष बनते हैं, 11 बार बन चुका है। पहली बार अध्यक्ष 1 महीने के लिए जून 1950 में, और अभी तक आखिरी बार अध्यक्ष भारत कब बना, दिसंबर 2022 में। अब जब भारत अध्यक्ष था तब क्या क्या कुछ काम हुए उसको भी समझेंगे। पहले ये देखो, G4 का मतलब क्या है, इसी में चल रहे हैं हम सुरक्षा परिषद में। G4 का मतलब ग्रुप ऑफ 4, यानी 4 ऐसे देशों का समूह, ग्रुप ऑफ 4, ये G4 उनको कहते हैं। ये आपको पता होगा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी देश है कितने, 5, बाकी के सब अस्थायी है, अस्थायी है। अब भारत भी अस्थायी है, अब भारत चाह रहा है हम भी उसमें शामिल हों, स्थायी हो, हम भी उसमें शामिल हो जाए, लेकिन भारत को लगता है हम अकेले अकेले बात करते हैं तो बात में इतना वजन नहीं आता, और भी लोगों को अपने साथ मिलाएं, पूरे ग्रुप में हम बात करें। तो ऐसे 4 लोगों ने ग्रुप बनाया, 4 देशों ने, उनके नाम है भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी, जो आपस में कहते हैं कि हम सबको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यही 4 लोगों का या 4 देशों का ग्रुप कहलाता है ग्रुप ऑफ 4, G4। सुरक्षा परिषद में भारत का जो लेटेस्ट कार्यकाल रहा 2021-22, इसमें क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई, इनसे एक सवाल आ चुका है 2022 के एग्जाम में, पहला यही आया था। अब इस दौरान क्या क्या बातें निकल के आई, इस दौरान भारत ने नॉर्म्स की अवधारणा दी, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि नॉर्म्स की फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5S, ये हिंदी में सा याद रखना, 5S की अवधारणा दी। क्या क्या है ये, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। अब इस कार्यकाल के दौरान 2021-22 के दौरान भारत 2 बार अध्यक्ष भी रहा। कब कब रहा, पहली बार अगस्त 2021 में, और दूसरी बार दिसंबर 2022 में। अध्यक्ष बनते हैं 1 महीने के लिए, सदस्य बनते हैं 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए जब भारत सदस्य था उसमें 2 बार अध्यक्ष बन गया, 1 अगस्त 2021 में, दिसंबर 2022। जब अगस्त 2021 में भारत अध्यक्ष था उस दौरान एक मुद्दे पर बहस हो रही थी जिसका नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा। इस विषय पर जब बहस हो रही थी तब उस समय अध्यक्षता जो व्यक्ति कर रहा था, जो टेबल पे बैठे थे अध्यक्ष की पर, वो थे कौन, भारत के प्रधानमंत्री, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। पहले प्रधानमंत्री का जब भी सवाल आता है कई बार हम जवाहरलाल नेहरू ही उत्तर देते हैं, ध्यान देना। यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। इसी दौरान भारत ने एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है यूनाइट अवेयर, इस सॉफ्टवेयर के लिए सहयोग दिया, पैसा दिया, वित्तीय सहायता $1.64 मिलियन। और ये क्या था ये सॉफ्टवेयर कि यूनाइटेड नेशन के जो शांति सेवक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको लोकेशन बताने के लिए, बाकी चीजें जरूरत की पहुंचाने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, यूनाइट अवेयर। अब आते हैं आगे, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, इससे भी सवाल आता है, पीस कीपिंग अभियान में भारत का योगदान। यूनाइटेड नेशन के जो शांति अभियान हुए हैं उसमें भारत का क्या योगदान है, इससे सवाल पूछे गए। भारत का पहला पीस कीपिंग अभियान हुआ कब? 1953 में। ये कोरिया का युद्ध था। अब युद्ध समाप्त हो गया, इसमें मध्यस्थता हो रही थी। अब युद्ध के दौरान कुछ युद्ध बंदी थे। युद्ध बंदी का मतलब ऐसे सैनिक जो पकड़ लिए गए युद्ध के दौरान दुश्मन देश के द्वारा। अब उनके संबंध में फैसला हो रहा था, भाई इनको छोड़ा जाए कुछ शर्तों के साथ, ऐसी कुछ बातें। उस दौरान मध्यस्थता के लिए एक आयोग बनाया गया और उस आयोग के अध्यक्ष जो बने वो भारतीय व्यक्ति थे, उनका नाम है के.एस. थिमैया। ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो क्या याद रखिए, जब भारत का पहला पीस कीपिंग अभियान था कोरिया के युद्ध में, उस दौरान युद्ध बंदियों संबंधी मामले के लिए एक आयोग बनाया गया और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.एस. थिमैया। अभी तक यूनाइटेड नेशन के, इस पे अभी सवाल आया, अभी अभी बिल्कुल गरम गरम सवाल आया है। ये लिखते टाइम मेरा भी हाथ जल गया था, इसलिए हमारे को वो लगा है मैंने व्हाइटनर, क्योंकि बिल्कुल ताजा सवाल था। किस एग्जाम में आया? आपका जो संस्कृत शिक्षा विभाग का हुआ ग्रेड सेकंड वाला, उसमें पूछा गया। ये डाटा कहाँ से लिया है मैंने, ये भी बताता हूँ पहले। अब देखो ये जो डाटा है ना, कितने सैनिक भारत के यहाँ काम कर रहे हैं, कितने मिशन में सक्रिय हैं, कौन कहाँ है, इनका डाटा बदलता रहता है। अब ये अंतिम डाटा है आपके एग्जाम से पहले, इसके बाद अभी तो नहीं बदलेगा, आपके एग्जाम तक नहीं बदलेगा। ये कहाँ से लिया गया है? ये आप भारत का विदेश मंत्रालय जो है उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग करके एक पीडीएफ जारी किया है भारत की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की वेबसाइट पर। वो जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। 20-21 पेज की वो फाइल है, उसमें भी कुछ खास खास बातें हैं भारत से संबंधित, वही पॉइंट्स मैंने वहां से निकाल के यहाँ रखे हैं। और इसी को आधार बना के अभी सवाल पूछा गया था आपकी सेकेंड ग्रेड एग्जाम में, जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन हुई थी। तो देखते जाना, अभी तक 72 पीस कीपिंग अभियान यूनाइटेड नेशन के चलाए गए हैं। कब से? जब से यूनाइटेड नेशन बना है तब से। और उनमें भारत 50 से अधिक में शामिल रहा, उसमें यही लैंग्वेज लिखी हुई है, 50 से अधिक में भारत शामिल रहा। 1950 के दशक से अब तक भारत ने दुनिया भर में 50 से अधिक मिशनों में 2,90,000 से अधिक शांति सैनिकों को भेजा है। आंकड़ा ध्यान रखना, कुल 50 से लेकर अब तक 2,90,000 से अधिक शांति सैनिकों को भेजा है, जिससे यह संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयासों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। शुरू से लेकर अब तक देखा जाए तो शांति सैनिकों की संख्या के आधार पर भारत सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अनुसार, तो हमें वही सही मानना है। वर्तमान में यानी कि अब जो मिशन चल रहा है, देखो आंकड़े में कंफ्यूज मत होना, वहां 2,90,000 तो 1990 से अब तक है, लेकिन अभी कितने सैनिक सक्रिय हैं? 29 मई 2024 तक के आंकड़े के अनुसार 5,000 से अधिक भारतीय शांति सैनिक यूएनओ के 11 सक्रिय मिशन, कितने मिशन सक्रिय हैं वर्तमान में? 11 में से 9 में भारत के सैनिक सेवाएं दे रहे हैं। ये एक एक लाइन पे एक एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको। अभी तक भारत ने कितने शांति सैनिकों को खोया है यानी शहीद हुए हैं? 180। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को कहा जाता है ब्लू हेलमेट, नीले रंग का हेलमेट पहनते हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का जो लोगो है झंडा, उस झंडे में हल्का नीला रंग लगा हुआ है, तो ये नीले रंग का हेलमेट पहनते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं ब्लू हेलमेट। और डेटा आपके लिए फैक्चुअल चीजें, अभी 2023 में भारत को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च शांति सम्मान जिसका नाम है डैग हैमरशोल्ड पदक, ये प्रदान किया गया। इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, अभी जो मैंने आंकड़े पढ़े हैं पीस कीपिंग अभियान वाले, भारत को डैग हैमरशोल्ड पदक मिला। भारतीय सैनिकों जिनके नाम है शिशुपाल सिंह, सामलाराम विश्नोई, और इसके अलावा एक नागरिक भारत का शबर ताहिर अली, इन्होंने कांगो में अपना योगदान दिया शांति सेना में, शांति के प्रयासों में, और ये लोग वहां शहीद हुए, तो इनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है डैग हैमरशोल्ड पदक। डैग हैमरशोल्ड कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उनको नोबेल भी मिला है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के महासचिव, तो उनके ही नाम पे ये अवार्ड है। एक और जानकारी, 24-25 फरवरी 2 दिन दिल्ली में भारतीय सेना के जो फील्ड मार्शल रहे सैम मानेकशॉ,
उनके नाम पर सेंटर है, मानेकशॉ सेंटर, यहाँ यूएनओ से संबंधित सेंटर है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र ने, आयोजक है ये है विषय, वैश्विक दक्षिण महिला शांति सैनिक सम्मेलन, इसकी मेजबानी की। कहाँ? दिल्ली में। कब? 24-25 फरवरी 2025। अब इस कार्यक्रम में 35 देशों की महिला शांति सैनिक इसमें शामिल हुई। कांगो में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग अभियान में शामिल रहे कैप्टन गुरबचन सिंह सालरिया, और यहाँ ये शहीद हो गए और इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी तक केवल 21 भारतीय सैनिकों को ही परमवीर चक्र मिला है, उनमें से एक ये भी है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये एकमात्र संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक हैं। और हाल ही में दक्षिणी सूडान में भारत ने अपना मिशन भेजा है, इसके फोर्स कमांडर जिनको बनाया है उनका नाम है मोहन सुब्रमण्यम, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। पीस कीपिंग अभियान में भारतीय महिलाओं की भूमिका, महिलाओं को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो 1960 में भारतीय महिला चिकित्सा अधिकारियों को कांगो में भेजा गया, पहला दल कांगो में। पूरी तरह जो महिलाओं का वाला दल था, भारतीय महिलाओं पुलिस दल, महिला पुलिस दल भेजा गया कहाँ? लाइबेरिया में। कब? 2007 में। पहला महिलाओं का मिशन तो भेजा गया 1960 में, ये तो चिकित्सा अधिकारियों का दल था, ये भेजा गया था कांगो में। इसमें बाकी लोग भी थे, सिर्फ महिलाएं नहीं थी, लेकिन सिर्फ महिलाओं वाला, सदस्यों वाला जो दल भेजा गया ये लाइबेरिया में भेजा गया 2007 में, और इसमें महिला पुलिस लोग थे। इसके बाद वर्ष 2025 फरवरी माह तक भारत की 150 से अधिक वर्तमान में महिला शांति सैनिक 6 पीस कीपिंग अभियानों में अलग अलग जगह तैनात हैं। और ये 6 पीस कीपिंग अभियान कहाँ कहाँ है? कांगो, दक्षिणी सूडान, लेबनान, गोलन हाइट्स, पश्चिमी सहारा और अबेई में। अब एक भारतीय महिला जिनका नाम है मेजर राधिका सेन, ये चर्चा में रही, क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय द्वारा इनको वर्ष 2023 की सैन्य जेंडर अधिवक्ता नामित किया गया। ये जो लेटेस्ट नाम है वो इम्पोर्टेंट है। 2023 की सैन्य जेंडर अधिवक्ता जिनका नाम है मेजर राधिका सेन। अब चलते हैं आगे। यूएनओ के, अभी अंतिम पड़ाव है बस, यूएनओ के अलग अलग निकायों में भारतीय व्यक्ति, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? भारत और यूएनओ। तो कौन कौन से प्रसिद्ध भारतीय किस किस निकाय में रहे, जो खास खास है वही मैंने यहाँ लिखे हैं। रामास्वामी मुदालियर, ये तो याद रखना ही है, यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया। और इकोसोक जो कि यूएनओ का अंग है, ध्यान होगा आपको, आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोसोक के प्रथम अध्यक्ष भी बने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले अध्यक्ष बने। विजय लक्ष्मी पंडित, महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, कब? 1953 में, 8वें सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू, महासभा में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पहला भाषण दिया, कब दिया? 3 नवंबर 1948। हंसा मेहता मानवाधिकार कमीशन की ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य रही। नगेंद्र सिंह, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इसकी अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय, कब अध्यक्षता की? 1985 में। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के भी सदस्य रहे, कब? 1970 में। बीएन राव, यूनाइटेड नेशन में भारत के पहले स्थायी प्रतिनिधि, जून 1950 में रहे सुरक्षा परिषद के ये अध्यक्ष। जब पहली बार भारत अध्यक्ष बना था तब ये बने थे उसमें। चिन्मय रजनीनाथ गारेखान, ये इकोसोक के अध्यक्ष रहे। दलबीर भंडारी, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से वर्तमान न्यायाधीश है। इसके अलावा एक दो नाम और बचे हैं बस। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, पर्वत नेनी हरीश, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है, ध्यान से पढ़ के जाना। ये यूएनओ में भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि हैं, इनकी नियुक्ति अभी हुई है 1 सितंबर 2024 को। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थी रुचिरा कंबोज, इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2022 से था 31 अगस्त 2024 तक। और इनके तुरंत बाद कौन बन गए हैं? पर्वत नेनी हरीश। रुचिरा कंबोज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि यूएनओ में भारत की महिला स्थायी प्रतिनिधि, पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी? रुचिरा कंबोज। तो बस ये टॉपिक हो गया समाप्त। यहाँ मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके बारे में जानकारी है, आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल इस नाम से है, विपिन कुमार शर्मा। टेलीग्राम भी इसी नाम से, वैसे तो ये उसकी लिंक है, विपिन कुमार शर्मा 7713। इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, और लास्ट में लिखा हुआ है ट्विटर, विपिन18 कुमार, ट्विटर जो अब एक्स नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कहीं भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, और ना चाहें तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप नहीं कर सकते, जैसा कि आप कर ही रहे। तो ये मुद्दा हुआ हमारा समाप्त। आज हमने क्या पढ़ा है, क्या रिवाइज किया? हमने रिवाइज किया भारत व यूएन। लगभग 4 प्रश्न होते हैं इसमें, किस किस को? जीके और एसएसटी को मिला के।
आपने जो अभी तक पढ़ा होगा पूरे 1 साल, उसमें से भी इसको कुछ अपडेट करके और कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं कि नए नए कौन कौन से पदाधिकारी या कुछ नई अपडेट हुई है, जैसे कि भारत के शांति सैनिकों की संख्या। जो डेटा बदल सकता है वो अब बदल चुका है, आपके एग्जाम तक जो बदलना था बदल गया है, यानी अब ये लेटेस्ट जानकारी है। मेरे हिसाब से आपको एक रीडिंग इसकी जरूर मार के जानी चाहिए, ढंग से पढ़ के जाना चाहिए। और अगर इतना भी आपके पास टाइम नहीं है वीडियो पूरा देखने का, तो आप इस जगह ये टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, यहाँ जाके ये जो मैंने पूरा अभी ये पीडीएफ पढ़ाया था, यही पीडीएफ मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है, और उसका लिंक मैंने इस चैनल के ही, यानी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी में ही मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो उम्मीद है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश की, शायद आपको कुछ समझ में भी आया हो। वैसे ये रिवीजन क्लास है, ये मेनली उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कुछ पढ़ा है, लेकिन मैंने कोशिश की कि जिसने पहले ना भी पढ़ा हो एग्जाम टाइम में रिवाइज कर जाए, खास खास चीज़ें देख जाए। हमारा उद्देश्य ये है कि आपका आसान सवाल गलत नहीं होना चाहिए। कठिन सवाल गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, वो आपका गलत हो सकता है, बाकी लोगों का भी है, लेकिन कोई सामान्य जानकारी ना छूट जाए, वो आपको पीछे कर देगी। कि आपका गलत हो गया वो बाकी लोगों का सही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 2 टॉपिक हमने रिवाइज किए। अब अगला जो विदेश नीति वाली आप बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे अब अगला जल्दी ही, इस बार थोड़ा लेट हो गया ना, काफ़ी देर हो गई 1935 के बाद, कुछ मैं अलग अलग चीज़ों में बिजी रहा। अब जल्दी ही कोशिश करेंगे, करेंगे क्या मतलब जल्दी कर ही देंगे। अब अगला टॉपिक जो आपका या तो विदेश नीति या कोई और जो मुद्दा है उसको लेके अब अगली वीडियो बनाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ पसंद आया है, पसंद आया तो हमें ज़रूर बताएं। और अगर कुछ और आप हमसे चाहते हैं, कुछ और पढ़ना, कोई टॉपिक रहना, इसमें कोई शिकायत है, तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।